हेलो दोस्तों, एसएससी टारगेट 2.0 में आपका स्वागत है। हम एसएससी जीडी के जो जीके है, जो जिसका सामान्य अध्ययन है, वो करेंगे स्टेप बाय स्टेप। पिछले 6 माह के महत्वपूर्ण करंट अफेयर तथा महत्वपूर्ण स्ट्रेटेजी का अवलोकन और साथ में वर्ष 2018 के 54 सेट के अलग अलग विषयों का व्याख्या सहित अवलोकन किया गया है। इनसे पूछे जाने वाले संभावित प्रश्नों का संकलन इस वीडियो में देखेंगे। बारी बारी 2018 के जितने भी सेट जितने प्रश्न पत्र है, 54 जितने भी 54 सेट है, वे सभी हम बारी बारी करेंगे। सभी सबसे पहले करेंगे हम इतिहास है, फिर सबसे पहले करेंगे इतिहास, फिर करेंगे भूगोल, और फिर करेंगे राजनीतिक व्यवस्था, और फिर करेंगे अर्थशास्त्र, फिर करेंगे विज्ञान, फिर करेंगे विविध, फिर सभी वनडे परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण संशय घटनाओं पर आधारित। फिर देखें महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह जो 2020 और 2021 में आए हुए हैं सभी का, और महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह जो जीडी स्पेशल है वे करेंगे, धीरे धीरे करेंगे सभी। सबसे पहले करेंगे हम इतिहास के प्रश्न बारी बारी। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। सोवियत संघ वर्ष खालिस्तान में टूटा था। कब टूटा था? 1880, 1900 में, 2000 में और 1991 में ये टूटा था। क्वेश्चन नंबर 1 का है आंसर, राइट आंसर है 1991, राइट आंसर 1991। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर और इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। सोवियत संघ 26 दिसंबर 1991 में टूटा था और विघटन के पूर्व गोर्बाचेव सोवियत संघ के राष्ट्रपति थे, और सोवियत संघ के विघटन से शीत युद्ध की समाप्ति हुई थी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2। बास्तिल जेल पर जनता के हमले ने कौन सी घटना को जन्म दिया था? तो ये कौन सी घटना को जन्म दिया था? ये दिया था हमारे फ्रांस की क्रांति को। राइट आंसर हमारा 1। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर व्याख्या देख लेते हैं इसकी। बास्तिल जेल पर जनता के हमले ने फ्रांसीसी क्रांति को जन्म दिया था। कौन सी क्रांति को? फ्रांसीसी क्रांति को जन्म दिया था। और बास्तिल की घटना 14 जुलाई 1789 को हुई थी, इसलिए फ्रांस में 14 जुलाई की स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता था। और रूस की क्रांति 1917 में हुई थी। कब हुई थी? 1917 में। इसी के द्वारा जार का पतन हुआ था। इसका पतन हुआ था जार का। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3। खालिस्तान को लाइट ऑफ एशिया यानी एशिया की ज्योति के रूप में जाना जाता था। तो किसे जाना जाता था? ये जाना जाता था बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया के रूप में जाना जाता था, यानी एशिया की ज्योति के रूप में बुद्ध को जाना जाता था। आगे देखिए इसकी व्याख्या। गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया यानी एशिया की ज्योति के रूप में जाना जाता था। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन से स्थल पर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक हुई थी, कहाँ हुई थी? ये हुई थी नागपुर में। आगे देखिए इसकी व्याख्या।
नागपुर में 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक हुई थी और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? लाला लाजपत राय ने इसकी अध्यक्षता की थी। इस अधिवेशन में कांग्रेस के संविधान में परिवर्तन किया गया था। इसके संविधान में कांग्रेस के संविधान में परिवर्तन किया गया था। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5। श्रीलंका में युद्ध कब समाप्त हुआ था? कब समाप्त हुआ था ये श्रीलंका में गृह युद्ध कब समाप्त हुआ था? ये हुआ था 2009 को, राइट आंसर। और आगे देखिए इसकी व्याख्या। श्रीलंका की सरकार ने 18 मई 2009 को गृह युद्ध समाप्त किया था। इस गृह युद्ध में मुख्य रूप से द्वीपीय राष्ट्र के उत्तरी और पूर्वी क्षेत्रों में लड़ा गया था। द्वीपीय राष्ट्र के उत्तरी और पूर्वी क्षेत्रों में लड़ा गया था, जिसमें कम से कम कितने लोग मारे गए थे? कम से कम 1 लाख लोग मारे गए थे इस युद्ध में। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6। जीन जैक्स रूसो एक प्रसिद्ध खालिस्तान था। जीन जैक्स रूसो एक प्रसिद्ध खालिस्तान था। कौन था? चित्रकार था, चिंतक था, या सम्राट था, या चिकित्सक था? कौन था ये था चिंतक। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर है चिंतक। आगे देखिए जीन जैक्स रूसो एक चिंतक थे। इन्होंने सामाजिक समझौता का सिद्धांत दिया था। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7। अगस्त 1858 में ब्रिटिश संसद ने एक अधिनियम पारित किया था जिसने कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया था। और इसे कौन सा अधिनियम या एक्ट कहा गया था? कौन सा अधिनियम या एक्ट कहा गया था? इसे कहा था भारत सरकार अधिनियम एक्ट। भारत सरकार अधिनियम। 1 अगस्त, व्याख्या देखिए इसकी। 1 अगस्त 1858 में ब्रिटिश संसद द्वारा पारित अधिनियम जिसने कंपनी शासन को समाप्त कर दिया गया था और भारत सरकार अधिनियम एक्ट लागू कर दिया था, करने के लिए कहा गया था। इसी अधिनियम के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय कहा जाने लगा था इस एक्ट के बाद। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? किसने की थी? सर सैयद मोहम्मद ने, बाल गंगाधर तिलक ने, या जवाहरलाल नेहरू ने, या पंडित मदन मोहन मालवीय ने? ये क्या था? जवाहरलाल नेहरू ने क्या था? और या पंडित मदन मोहन मालवीय ने? ये क्या था? पंडित मदन मोहन मालवीय ने, राइट आंसर। आगे देखिए बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना मदन मोहन मालवीय ने सन 1916 में की थी। और इसकी स्थापना के समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग थे। और सैयद अहमद खान ने 1875 में ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की थी 1875 में। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9। 5 मार्च 1931 को संवैधानिक सुधारों की शर्तों पर बातचीत करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से मदन मोहनदास करमचंद गांधी ने खालिस्तान के साथ उच्च स्तरीय आधिकारिक बैठक में भाग लिया था। कौन सी बैठक में भाग लिया था? लॉर्ड इरविन ने लिया था। लॉर्ड इरविन ने लिया था। स्तरीय अधिकारी बैठक में भाग लिया था लॉर्ड इरविन ने। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10। देखिए
सत्य के प्रयोग माय एक्सपेरिमेंट विद द ट्रूथ की आत्मकथा है। सत्य के प्रयोग की आत्मकथा है, ये है इसकी है महात्मा गांधी की। और इसकी व्याख्या देखिए क्वेश्चन नंबर 10 की। सत्य के प्रयोग माया एक्सपेरिमेंट विद द ट्रूथ महात्मा गांधी की आत्मकथा है। और जवाहरलाल नेहरू की आत्मकथा का नाम है टुवर्ड फ्रीडम। टुवर्ड फ्रीडम किसकी है? जवाहरलाल नेहरू की। और विंग्स ऑफ फायर है एपीजे अब्दुल कलाम की। विंग्स ऑफ फायर एपीजे अब्दुल कलाम की। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 11। हवा महल कौन से शहर में स्थित है? हवा महल कौन से शहर में स्थित है? दिल्ली में है, जयपुर में है, आगरा में है, गुजरात में है? ये है जयपुर में। की वाक्य देखिए क्वेश्चन नंबर 11 की। हवा महल का है जयपुर राजस्थान में स्थित है। और लाल किला का है दिल्ली में। और ताजमहल है आगरा में। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 12। गांधी इरविन समझौता भारत के निम्नलिखित में से किस आंदोलन से संबंधित है? गांधी इरविन समझौता सबको पता है, ये सविनय अवज्ञा आंदोलन से। आंसर 1। आगे देखिए इसकी व्याख्या क्वेश्चन नंबर 12 की। गांधी इरविन समझौता भारत के विनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को। 5 मार्च 1931 को। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 13। रोल एक्ट 26 जनवरी 1919 को पास हुआ था और असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ था। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से कौन फ्रांसीसी क्रांति के सिद्धांत से प्रेरित था? टीपू सुल्तान, अरविंद घोष, बदरुद्दीन तैयबाजी, एनी बेसेंट। ये है हमारा टीपू सुल्तान। फ्रांसीसी क्रांति के सिद्धांत से प्रेरित था टीपू सुल्तान। इसकी व्याख्या देखिए क्वेश्चन नंबर 13 की। टीपू सुल्तान फ्रांसीसी क्रांति के आदर्श से प्रेरित था। और बदरुद्दीन तैयबाजी ने कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने थी? बदरुद्दीन तैयबाजी ने। और कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? एनी बेसेंट। कब? 1917 में। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 14। भारतीय उपखंड में जन्म लेने वाला कौन सा भक्ति संगीत सूफी भक्ति संगीत का एक रूप है? यह है कव्वाली। क्या है? कव्वाली। इसकी व्याख्या देखिए नीचे। कव्वाली भारतीय उपखंड में जन्म लेने वाला भक्ति संगीत सूफी भक्ति संगीत का एक रूप है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 15। ब्राह्मण समाज की स्थापना किसकी सबसे बड़ी उपलब्धि है? किसकी है? राजा राम मोहन राय की। और आगे इसकी क्वेश्चन नंबर 15 की व्याख्या देखिए। ब्राह्मण समाज की स्थापना राजा मोहन राय ने कब की थी? 20 अगस्त 1828 में की थी, कोलकाता में की थी। और स्वामी विवेकानंद ने किसकी स्थापना की थी? इसने की थी रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 16। भारत के मशहूर शहनाई वादक कौन थे? लतीफ खान, हरिप्रसाद, बिस्मिल्लाह खान, रविशंकर। भारत के मशहूर शहनाई वादक थे, ये थे बिस्मिल्लाह खान। बिस्मिल्लाह खान। 3। क्वेश्चन नंबर 16 की व्याख्या देखिए। बिस्मिल्लाह खान भारत के मशहूर शहनाई वादक थे। और लतीफ खान मशहूर सारंगी वादक थे। और रविशंकर कौन थे? सितार। रविशंकर मशहूर थे सितार वादक के लिए। और सारंगी वादक के लिए लतीफ खान। और शहनाई वादक के लिए बिस्मिल्लाह खान। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर
17 प्लासी का युद्ध कौन से वर्ष में लड़ा गया था? कब लड़ा गया था? ये लड़ा गया था 1757 में, प्लासी का युद्ध। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए व्याख्या। प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? 1757 में, मैंने पढ़ लिया। यह युद्ध अंग्रेज और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच लड़ा गया था। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 18 भारत का लौह पुरुष किसको कहा जाता था? सबको पता है, वल्लभ भाई पटेल को कहा गया था। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 18 की व्याख्या। वल्लभ भाई पटेल को भारत का लौह पुरुष कहा जाता था। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य की उपाधि मिली थी। लोकमान्य की उपाधि किसको मिली थी? बाल गंगाधर तिलक को। और रविंद्रनाथ टैगोर ने 1915 में मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा गांधी की उपाधि दी थी। महात्मा गांधी की उपाधि दी थी। आगे क्वेश्चन नंबर 19 स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन हुए थे? ये हुए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। स्वतंत्रता के बाद पहले प्रधानमंत्री कौन हुए थे? ये हुए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। व्याख्या देखिए आगे। स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल। मोरारजी देसाई भारत के स्वतंत्रता सेनानी और देश के चौथे प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। और जगजीवन राम भारत के प्रथम दलित उप प्रधानमंत्री कौन थे? जगजीवन राम भारत के प्रथम दलित उप प्रधानमंत्री थे। और पांचवें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह भारत के पांचवें प्रधानमंत्री थे। भारत के पांचवें प्रधानमंत्री कौन थे? चौधरी चरण सिंह। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 20 1793 में जमींदारी प्रणाली किसके द्वारा शुरू की गई थी? किसके द्वारा शुरू की गई थी? ये शुरू की थी कॉर्नवालिस के द्वारा। इसकी व्याख्या देखिए क्वेश्चन नंबर 20 की। कॉर्नवालिस के द्वारा 1793 में किसकी जमींदारी प्रणाली शुरू की गई थी? और रॉबर्ट क्लाइव भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का क्या था? संस्थापक है ब्रिटिश साम्राज्य। और लॉर्ड कर्जन ने 1902 में भारतीय विश्वविद्यालय का अनुमोदन किया था। वह एकमात्र पाकिस्तानी नागरिक कौन था जिसे भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? किसे किया गया था? खान अब्दुल गफ्फार खान को। और इसकी व्याख्या देखिए क्वेश्चन नंबर 21 की। खान अब्दुल गफ्फार खान एकमात्र पाकिस्तानी नागरिक थे जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया था। और खान अब्दुल गफ्फार खान की सीमांत गांधी था बादशाह खान के नाम से भी जाना जाता था। और बेनजीर भुट्टो पाकिस्तान की पहली प्रधानमंत्री थी। बेनजीर भुट्टो पाकिस्तान की पहली प्रधानमंत्री कौन थी? बेनजीर भुट्टो। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 22 भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी की स्थापना खालिस्तान द्वारा स्थापित भारतीय जनसंघ में निहित है। किसमें निहित है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी में। श्यामा प्रसाद मुखर्जी। आगे देखिए इसकी व्याख्या। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा स्थापित भारतीय जनसंघ में निहित है। अटल बिहारी वाजपेयी भारत के 3 बार प्रधानमंत्री रह चुके हैं। भारत के 3 बार प्रधानमंत्री रह चुके कौन है? अटल बिहारी वाजपेयी। और लाल कृष्ण आडवाणी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता थे। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता कौन थे? लाल कृष्ण आडवाणी। लाल कृष्ण आडवाणी।
आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 23। भारतीय संविधान सभा की मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? कौन थे? भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने वाली समिति की स्थापना 29 अगस्त 1939 को की गई थी। 29 अगस्त 1939 को की, जिसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। और इसकी समिति के अध्यक्ष कौन थे? के.एम. मुंशी इस समिति के अध्यक्ष थे। मसौदा तैयार करने वाली समिति की स्थापना के.एस. मुंशी इस समिति के सदस्य थे। आगे देखिए, निम्नलिखित में कौन विश्व विरासत स्थल नहीं है? कौन नहीं है? आगरा का किला, भीमबेटका, शोलाश्रय, आदमगढ़, शैलाश्रम, अजंता की गुफाएं। क्या नहीं है? आदमगढ़, शैलाश्रम। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 24 की व्याख्या। आदमगढ़ शैलाश्रम विश्व विरासत स्थल नहीं है। यह मध्य प्रदेश राज्य के होशंगाबाद नगर में स्थित है। होशंगाबाद नगर में स्थित है। आगरा का किला आगरा में, भीमबेटका मध्य प्रदेश, अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में। और ये सभी विश्व विरासत स्थल में शामिल है। भीमबेटका मध्य प्रदेश में, आगरा किला आगरा में, अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में। वेरी इंपॉर्टेंट है तीनों। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 25। रजिया सुल्तान के पिता कौन थे? कौन थे? सबको पता है, इल्तुतमिश। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे देखिए इसकी व्याख्या। रजिया सुल्तान के पिता कौन थे? इल्तुतमिश है। और मोहम्मद तुगलक दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश का क्या था? शासक है। और बलबन दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश का शासक था। बलबन दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश का शासक था। कैकुकबाद बलबन का पोता था। कैकुकबाद किसका था? बलबन का पोता था। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 26। निम्नलिखित में से कौन सा एक नवपाषाण सांस्कृतिक स्थल नहीं है? ये नहीं है, कुंतांशी नहीं है। इसकी व्याख्या देखिए। कुंतांशी नवपाषाण सांस्कृतिक स्थल नहीं है। यह सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित बंदरगाह के रूप में जाना जाता था। ये सिंधु घाटी संबंधित बंदरगाह के रूप में जाना जाता था। मेहरगढ़ नवपाषाण काल से संबंधित है। ये क्या है? मेहरगढ़ काल से संबंधित है। यहाँ से पशुपालन के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 27। दो पॉइंट और देख लें इसके। कोलिडावा सिद्धांत रूसी भी मिली है। और बुर्ज होम को प्लेस ऑफ बिल्ज कहा जाता था। प्लेस ऑफ बिल्ज का काज किसे कहा जाता है? बुर्ज होम को। आगे देखिए, भारत में स्वदेशी आंदोलन के दौरान स्वराज ध्वज किसने डिजाइन किया था? किसने किया था? ये किया था महात्मा गांधी ने। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 23 की पहले वाक्य देख लीजिए। भारत में स्वदेशी आंदोलन के दौरान स्वराज ध्वज महात्मा गांधी ने डिजाइन किया था। और महात्मा गांधी ने चरखे के साथ घूमते हुए चक्कर का निशान बनाया था। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 28। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा, यह नारा निम्नलिखित में से किसने दिया था? किसने दिया था? ये बाल गंगाधर तिलक ने। क्वेश्चन नंबर 28 की व्याख्या और देखिए। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा, यह नारा किसका था? बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। और दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता था। किसी दादा भाई नौरोजी को। गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया की स्थापना की थी। किसकी सर्वेंट्स ऑफ इंडिया की स्थापना की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने। कब? 1905 में। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 29।
कैलाश पर्वत को हिलाते हुए रावण नामक लोकप्रिय चित्र निम्नलिखित में से किस गुफा में चित्रित किया गया था? ये क्या था? लोरा की गुफाओं में। क्वेश्चन नंबर 29 की डेफिनेशन देख लेते हैं। कैलाश पर्वत को हिलाते हुए रावण नामक लोकप्रिय चित्रण लोरा की गुफाओं में मिलता था। अजंता गुफाओं में मरणासन राजकुमारी का चित्रण किया गया था और कन्हेरी गुफाओं में बौद्ध कला का चित्रण मिलता था। इसका बौद्ध कला का चित्रण मिलता था। क्वेश्चन नंबर 30 पाठचरक संहिता ग्रंथ के अनुसार मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती थी? ये होती थी 360। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 की व्याख्या देखिए। पाठचरक संहिता के अनुसार मानव शरीर में 360 हड्डियां होती थी और मानव शरीर में लगभग 206 हड्डियां होती थी। 206। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 31। तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर किस धार्मिक संप्रदाय से संबंधित है? यह है नारायण यानी शिव से, नारायण से। तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर किस धार्मिक संप्रदाय से संबंधित है? नारायण से। इसकी व्याख्या देखिए क्वेश्चन नंबर 31 की। तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर किससे संबंधित है? नारायण संप्रदाय से संबंधित है। नारायण भगवान शिव के भगत थे। नारायण किसके भगत थे? भगवान शिव के। और अलवार भगत वैष्णव धर्म को मानते थे। अलवार भगत वैष्णव धर्म को मानते थे और आदि शक्ति की उपासना करने वाला संप्रदाय शाक्त संप्रदाय कहलाता था। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 32। द लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम निम्न में से किसकी आत्मकथा है? किसकी है? नेल्सन मंडेला की। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 32 की व्याख्या। द लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम नेल्सन मंडेला की आत्मकथा है और मार्टिन लूथर धर्म के सुधारक थे। मार्टिन लूथर किसके धर्म के सुधारक थे? और अब्राहम लिंकन अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति थे। अब्राहम लिंकन अमेरिका के में राष्ट्रपति थे 16वें। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 33। अडोप्ट ए हेरिटेज अपनी धरोहर अपनी पहचान खालिस्तान की एक पहल है। किसकी है? पर्यटन मंत्रालय की। इसकी पर्यटन मंत्रालय की। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 34। जातक कथाएं निम्नलिखित में से किस संप्रदाय से जुड़ी हुई है? किस संप्रदाय से जुड़ी है? ये जुड़ी हुई है बौद्ध धर्म से। जातक कथाएं बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई है। इसकी व्याख्या देखिए क्वेश्चन नंबर 34। जातक कथाएं बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई और जातक कथाएं भगवान बुद्ध के पूर्व जन्म से संबंधित कथाएं हैं। भगवान बुद्ध के पूर्व यानी पहले से ही जन्म से संबंधित कथाएं हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 35। शुद्धि आंदोलन के संस्थापक थे। शुद्धि आंदोलन के संस्थापक थे। ये थे स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती। क्वेश्चन नंबर 35 की व्याख्या देखिए। शुद्धि आंदोलन के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती थे और राजा मोहन राय को भारतीय राष्ट्रवाद का पिता कहा जाता था। राष्ट्रवाद का पिता कहा जाता राजा मोहन राय को। और रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी स्वामी विवेकानंद ने। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 36। गोल गुम्बद कहाँ स्थित है? दौलताबाद में, बिदर में, हैदराबाद में या बीजापुर में? यह है बीजापुर में। गोल गुम्बद कहाँ स्थित है? बीजापुर में। क्वेश्चन नंबर 36 की देखिए व्याख्या। गोल गुम्बद बीजापुर में स्थित है और चार मीनार हैदराबाद में। और दौलताबाद का प्राचीन नाम क्या है? देवगिरी। दौलताबाद का प्राचीन नाम क्या है? देवगिरी। और बिदर
कर्नाटक राज्य का एक प्रसिद्ध जिला है। कर्नाटक राज्य का एक प्रसिद्ध जिला है बिदर। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 37। पंडित भीमसेन जोशी शास्त्रीय संगीत की किस परंपरा से जुड़े हुए हैं? किस परंपरा से जुड़े हुए हैं? ये जुड़े हुए हैं हिंदुस्तानी परंपरा से। कौन सी? हिंदुस्तानी परंपरा से जुड़े हुए हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 38। रियो डी जनेरियो की पृथ्वी शिखर बैठक की किस वर्ष आयोजित की गई थी? रियो डी जनेरियो ये की गई थी 1992 में। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 38 की व्याख्या। रियो डी जनेरियो की पृथ्वी शिखर बैठक है 1992 में आयोजित की गई थी और यह पर्यावरण प्रदूषण से संबंधित है। रियो डी जनेरियो पर्यावरण प्रदूषण से संबंधित है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 39। करो या मरो भारत में किस प्रसिद्ध आंदोलन का नारा था? करो या मरो भारत किस प्रसिद्ध आंदोलन का नारा था? अशोक आंदोलन का या रोल्ट आंदोलन का, भारत छोड़ो आंदोलन का, सविनय अवज्ञा आंदोलन का? यह था भारत छोड़ो आंदोलन का। भारत छोड़ो आंदोलन का। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए 39 की व्याख्या देखिए पहले। करो या मरो का प्रसिद्ध नारा महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन के समय दिया गया था। असहयोग आंदोलन को महात्मा गांधी जी ने 1 अगस्त 1920 को चलाया गया था और रोल्ट एक्ट आंदोलन था 1919 में चला था और सविनय अवज्ञा आंदोलन फरवरी 1930 में महात्मा गांधी जी ने चलाया था। और कब चलाया था? 1930 में। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 40। निम्न में से किसने राज दरबार में सिजदा और पबोस साम्राज्य के पैरों को चूमने की प्रथा शुरू की गई थी? ये की थी गयासुद्दीन बलबन ने की थी। गयासुद्दीन बलबन ने। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 41 40 की व्याख्या देखिए पहले। गुलाम वंश के शासक बलबन ने सिजदा की प्रथा शुरू की। सिजदा और पबोस की प्रथा शुरू की थी। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने शासन में बाजार नियंत्रण नीति को लागू किया था। कौन सी नीति को? बाजार नियंत्रण नीति को किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 41। देशों के बीच तेजी से एकीकरण को किस रूप में जाना जाता था? ये जाना जाता था वैश्वीकरण। देशों के बीच तेजी से एकीकरण को किस रूप में जाना जाता है? वैश्वीकरण के रूप में। इसकी व्याख्या देखिए। देशों के बीच तेजी से एकीकरण को वैश्वीकरण के रूप में जाना जाता था और निजीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें क्षेत्र तथा उद्योग को सार्वजनिक क्षेत्र से निजी क्षेत्र में स्थानांतरित किया जाता था। निजीकरण को सार्वजनिक क्षेत्र से और निजी क्षेत्र में स्थानांतरित किया जाता है। निजीकरण को उदारीकरण। उदारीकरण का अर्थ है ऐसे नियंत्रण में ढील देना या उन्हें उल्टा लेना जिसके आर्थिक विकास को बढ़ावा मिले। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए। 1526 में बाबर ने इब्राहिम लोदी को कहाँ हराया था? किसे हराया था? पानीपत में। व्याख्या देखिए। 1526 में बाबर ने इब्राहिम लोदी को पानीपत युद्ध में हराया था और चौसा का युद्ध 26 जनवरी 1547 में हुआ था और किस किस के बीच? हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच यह युद्ध लड़ा गया था। और हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 में हुआ था। किसके बीच? अकबर और महाराणा प्रताप के बीच यह युद्ध लड़ा गया था। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 43। निम्न में से कौन सा विरासत स्थल वास्तुकला की बेहतरीन द्रविड़ शैली को दर्शाता है? विरासत स्थल वास्तुकला की बेहतरीन द्रविड़ शैली को दर्शाता है। यह दर्शाता है एमपी का पर ये कर्नाटक में। क्वेश्चन नंबर 43 की व्याख्या देखिए। कर्नाटक में स्थित एमपी वास्तुकला की बेहतरीन द्रविड़ शैली को दर्शाता है
वो मध्यकाल में एमपी विजयनगर की राजधानी है। विजयनगर की राजधानी क्या है? एमपी। और कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ पर? उड़ीसा में। एग्जाम में पूछा जाता था। बोध गया में भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 43। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 44। अशोक द्वारा नियुक्त धार्मिक अधिकारी किस नाम से जाने जाते थे? किस नाम से जाने जाते थे? ये जाने जाते थे दंपा महापत्र। दंपा महापत्र। अशोक द्वारा नियुक्त धार्मिक अधिकारी किस नाम से जाने जाते थे? दंपा महापत्र। इसकी बात देख लीजिए नंबर 44 की। अशोक द्वारा नियुक्त धार्मिक अधिकारी को दंप महापान नाम से जाना जाता था। और अशोक के 5वें विलेख में धम्मा महापात्रों की नियुक्ति का उल्लेख किया गया था। अशोक ने अपने शासन के 14वें वर्ष धम्म महापात्र नियुक्त किए थे। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 45। श्रृंगारिक मूर्तियां वाली वास्तुकला की नागर शैली के लिए कौन सा मंदिर सुप्रसिद्ध है? श्रृंगारिक के लिए यह है खजुराहो मंदिर सबसे सुप्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 45 की व्याख्या देखिए। श्रृंगारिक मूर्तियां वाली वास्तुकला की नागर शैली के लिए खजुराहो का मंदिर सुप्रसिद्ध है। एमपी और मीनाक्षी द्रविड़ शैली के मंदिर है। एमपी और मीनाक्षी किस शैली के मंदिर है? द्रविड़। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 46। ताजमहल की प्रतिकृति बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? औरंगाबाद में बीबी का मकबरा। क्वेश्चन नंबर 46 की व्याख्या देखिए। ताजमहल की प्रतिकृति बीबी का मकबरा औरंगाबाद में स्थित है। और बीबी का मकबरा मुगल बादशाह औरंगजेब ने बनवाया था। और चंदरनगर फ्रांस का उपनिवेश था। 1950 में उसे भारत में मिला लिया गया था। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 47। वैदिक काल के महत्वपूर्ण देवताओं के सही समूह का चयन करें। सही समूह का चयन है सबसे पहले अग्नि इंद्र सोम। महत्वपूर्ण देवता सही समूह का चयन अग्नि इंद्र सोम। क्वेश्चन नंबर 47 की व्याख्या देखिए। वैदिक काल के महत्वपूर्ण देवताओं के समूह अग्नि इंद्र सोम तथा तरुण थे। इंद्र वर्षा के देवता थे और इनको पुरंदर कहा जाता था। सोम को वनस्पतियों का अधिपति भी माना जाता था। वरुण को समुद्र का देवता भी माना जाता था। नटराज की कांस्य प्रतिमा किसके शासनकाल के दौरान निर्मित की गई थी? किसके शासनकाल के द्वारा निर्मित की गई थी? ये की गई थी चोल के। आगे देखिए इसकी व्याख्या। नटराज की कांस्य प्रतिमा चोलों के शासनकाल के दौरान निर्मित की गई थी। इसके चोलों के शासन के दौरान। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए। रैयतवाड़ी व्यवस्था किसके द्वारा शुरू की गई थी? ये की थी रैयतवाड़ी व्यवस्था थॉमस मुनरो के द्वारा शुरुआत की गई थी। क्वेश्चन नंबर 49 की व्याख्या देखिए। रैयतवाड़ी व्यवस्था थॉमस मुनरो के द्वारा शुरू की गई थी। यह व्यवस्था मद्रास, मुंबई और असम के कुछ भागों में लागू की गई थी। इसके तहत 51% भूमि का अधिग्रहण किया गया था। 51% भूमि का। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर सत्र किस कारण महत्वपूर्ण था? किस कारण था? इसने पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव किया गया था। क्वेश्चन नंबर 50 की व्याख्या देखिए। 31 दिसंबर 1929 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था। इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग का
प्रस्ताव पारित किया गया था। जवाहरलाल नेहरू न्यूज अधिवेशन के अध्यक्ष चुने गए थे। कौन से? जवाहरलाल नेहरू। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।